नमस्कार, मैं हूं सुखदेव कंबोज और एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने नई वीडियो लेकर के। बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, कुछ चर्चा हमने कर ली थी। फर्स्ट पार्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने बात कर ली थी कि कैसे क्या अंगारा लैंड था, क्या पैंथालासा सागर था, क्या तैतीस सागर था और राजस्थान में इसकी क्या भूमिका रही और क्या इसके अवशेष रहे। और राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांट दिया था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो हमारा भौतिक प्रदेश नंबर 1 था राजस्थान का, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे अरावली प्रदेश के बारे में। दूसरा भौतिक प्रदेश है हमारा अरावली प्रदेश, जिसको मध्य अरावली प्रदेश भी बोल देते हैं, अरावली प्रदेश भी बोल देते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अरावली प्रदेश क्या है, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। अरावली प्रदेश जो दूसरा जो आपका भौतिक प्रदेश आता है, इसको आगे फिर बांटा गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि अरावली का उद्गम कहां से हुआ। अरावली का जो उद्गम है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से इसका क्या माना जाता है, उद्गम माना जाता है। वैसे भारत में भी इसकी शुरुआत जो है गुजरात से होती है। भारत के नक्शे के हिसाब से देखें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, गुजरात से होती है। तो गुजरात से लेकर के ये रायसीन पहाड़ियां हैं दिल्ली में, जिस पर हमारा राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दिल्ली तक ये पहाड़ियां जाती है और राजस्थान में अरावली प्रदेश का लगभग जो है, ज्यादातर अरावली की जो चोटियां हैं उसका लगभग 80% भाग जो है अकेले राजस्थान के अंदर ही आता है। एकमात्र जिला जिसके अंदर अधिकांश भाग जो है अरावली प्रदेश का आता है वो राजस्थान ही है। 80% भाग अरावली का जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर आता है। एक बात हो गई। उद्गम हमने देख लिया लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से होता है। अरावली का पिता माना जाता है अरब सागर को। अरब सागर राजस्थान में अगर मैं बात करूं, राजस्थान के नक्शे के हिसाब से अगर आपको पता हो तो अरब सागर दोस्तों किधर है, इस साइड में है। तो इधर से क्या माना जाता है, इसका उद्गम हुआ माना जाता है। ठीक है, अलग अलग मत हैं, तो इसलिए अरावली का पिता जो है माना जाता है अरब सागर को। इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये आपको पता होगा। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि इस अरावली प्रदेश पर सबसे ऊंचा नगर अगर मैं बात करूं, यह भी आपसे पूछा जाता है कि इस पूरे एरिया के अंदर सबसे ऊंचा नगर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा नगर ऊंचाई में स्थित है दोस्तों, वो है माउंट आबू। कौन सा है, माउंट आबू। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है कि सबसे निचला जो है आपका नगर कौन सा है, तो यह भी आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे निचला जो नगर है वो है पुष्कर। तो अरावली प्रदेश के अंदर सबसे ऊंचाई पर तो है माउंट आबू और सबसे नीचा जो है वो है पुष्कर। ये बात हो गई। अब बात करेंगे थोड़ी सी इसके बारे में कि ये क्षेत्र जो है राजस्थान के 9% क्षेत्र है, यानी जो अरावली प्रदेश है राजस्थान के क्षेत्रफल का क्या है, 9% है। 9% भाग जो है इसको कवर करता है। जनसंख्या की बात करूं तो यहां पे जनसंख्या जो है 10% निवास करती है। तो आसान है इसको याद करना कि क्षेत्रफल तो 9 है और जनसंख्या क्या है, 10% यहां पे निवास करती है। अब बात करेंगे कि कुल 13 जिलों के अंदर फैला हुआ है। जो हमने पहला भौतिक प्रदेश देखा वो हमने देखा कि 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है, ये 13 जिलों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन से हैं जिले, वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले ओवरऑल थोड़ी सी बात कर लेते हैं। औसत वर्षा की बात करूं तो पूरे इस प्रदेश के अंदर औसत वर्षा होती है 50 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक, काफी वर्षा होती है इधर। मिट्टी अगर मैं बात करूं तो मिट्टी यहां पे पाई जाती है लाल, भूरी व कंकरीली टाइप की जो है मिट्टी पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बुलेट पॉइंट से जो मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करेंगे प्रमुख वनस्पति के बारे में। यहाँ पे वनस्पति पेड़ पौधे किस प्रकार के हैं, ढाक का पेड़ होता है यहाँ पे, गुल्लर, आम, जामुन, शीशम, आंवला, नीम, हरड़, ये सारी जो है वनस्पति का टाइप यहाँ पे पाया जाता है। अब बात करेंगे कि विश्व की ये सबसे क्या है, प्राचीनतम पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, ये आपको ध्यान रखना है। गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, इसको क्या माना गया है, गोंडवाना लैंड के अवशेष। हमने देखा था तैतीस सागर के बारे में हमने चर्चा की थी फर्स्ट वीडियो के अंदर। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पैंथालासा सागर सबके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा था कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो ये है, ये तो क्या है, तैतीस सागर के अवशेष हैं। कौन से सागर के, तैतीस सागर के अवशेष को माना जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको छोड़ करके जितने भी भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के अंदर, बाकी जो 3 हैं वो सारे किसके अवशेष माने जाए हैं,
गोंडवाना लैंड के अवशेष माने गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अरावली प्रदेश भी क्या हुआ, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 930 मीटर है दोस्तों। भारत में अरावली की लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, जो 80% भाग को घेरती है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि 80% पोर्शन जो है अरावली का राजस्थान के अंदर ही है। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब थोड़ी सी और चर्चा करेंगे अरावली के बारे में। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो आप नक्शे में देखिए, जो नक्शा बना हुआ है बोर्ड पर, रफली एक नक्शा मैंने बनाया है। ये अरावली प्रदेश जो नक्शे में हमको दिखाया गया, तो इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। फिर से ये भी पार्ट मैं इरेज कर देता हूं, केवल अरावली की बात करते हैं हम। अरावली मैं इधर अलग से ही बना लेता हूं। बिल्कुल मध्य का भाग जो है राजस्थान का, वो अरावली का है। इस तरीके से केवल अरावली प्रदेश में बना रहा हूं। इस तरीके से इसको अरावली प्रदेश हम बोलते हैं। अरावली प्रदेश को फिर से आगे 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अगर मैं इसकी दिशा की बात करूं तो इधर हम क्या गिनते हैं, पूर्व गिनते हैं। इधर क्या गिनते हैं, पश्चिम। यहां से 1-2 क्वेश्चन भी निकल के आएंगे। इधर ये भाग हो गया उत्तर का, और ये भाग हो गया दक्षिण का। अरावली की अगर मैं बात करता हूं तो ये सारी दिशाएं बनती हैं। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अरावली के पूर्व में जो गिरने वाली नदियां वो कहां गिरती हैं और पश्चिम में गिरने वाली नदियां कहां गिरती हैं, अगर मैं राजस्थान के नक्शे की अगर बात करूं तो इस तरीके से नक्शा बनाते हैं। अगर हम तो इधर वाला क्या है भाग, ये बंगाल की खाड़ी वाला है, और इधर वाला भाग क्या है, ये सॉरी इधर नीचे ये अरब सागर वाला है। तो अगर अरावली को मैं यहां पे बनाता हूं तो इसके पूर्व वाला, जो पूर्व वाला हिस्सा ये हो गया, तो पूर्व में जो नदियां बहेंगी वो अपना जल कहां गिराएंगी, ये बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी। कहां गिराएंगी, बंगाल की खाड़ी में। और जो इसके पश्चिम में जो नदियां बहती हैं वो अपना जो जल कहां गिराएंगी, अरब सागर में गिराएंगी। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिशाएं बनाई हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हो गया कि अरावली के जो पूर्व में नदियां बहती हैं वो अपना जल कहां गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम में नदियां बहती हैं वो अपना जल कहां गिराती हैं, आपका अरब सागर में गिराती है। ये बात हो गई। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमने बना लिया है। अब मैंने क्या कहा था, अरावली को भी फर्दर बांटा गया है 3 भागों के अंदर। कौन कौन से बांटा गया है, इसमें दोस्तों एक उत्तरी अरावली हम बोल देते हैं। उत्तरी अरावली, जो उत्तर की साइड में उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली प्रदेश, ठीक है। फिर इसका मध्य का पोर्शन आ जाता है, बिल्कुल, तो इसको हम बोल देते हैं मध्य अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश। और जो दक्षिण में आ जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, दक्षिणी अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो ये हमने क्या किया, अरावली के बारे में थोड़ी डिस्कस करी, और उसके बारे में हम 3 भागों को अंदर बांट दिया अरावली को। अब तो इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी सी इनके बारे में, क्वेश्चन यहां से काफी पूछे गए हैं। अरावली को क्या कर दिया था, 3 भागों के अंदर बांट दिया था। उत्तरी अरावली प्रदेश हमने बोला, मध्य अरावली प्रदेश और दक्षिणी अरावली प्रदेश। इससे पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं अरावली के बारे में, जो आपकी कुछ चीजें रह गई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अरावली प्रदेश यानी पूरा का पूरा अरावली प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, भारत की महान जल विभाजक। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की महान जल विभाजक रेखा कौन सी है, जल विभाजक रेखा, ये बोला जाता है अरावली को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये भारत के अंदर सिंधु नदी और गंगा नदी के जो तंत्र है उसको, उसका जल जो है विभाजित करती है, इसलिए बोला जाता है भारत की महान जल विभाजक रेखा बोला जाता है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और थोड़ी सी बात याद कर लेते हैं कि इस पूरे अरावली प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जो कृत्रिम व मीठे पानी की झील है, अरावली प्रदेश के अंदर क्या है, सबसे मीठी और कृत्रिम, सबसे मीठे पानी की और कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित झील है, जिसका नाम क्या है, जयसमंद झील। ये आपको याद रखना है, जयसमंद झील। और इस प्रदेश की जो प्रमुख झील है वो है नक्की झील, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख झील कौन सी आ जाएगी, नक्की झील, प्रमुख झील है नक्की झील।
नक्की झील। कमेंट में आप मेरे को बताइए कि नक्की झील कहां पर है। ये बात हो गई। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं अरावली प्रदेश के बारे में, फिर आएंगे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के बीच में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं, हमने झील की बात कर ली, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और प्रमुख झील की हमने बात कर ली। भारत की महाजल विभाजक रेखा है अरावली का एरिया। और अगर हम थोड़ा सी बात करेंगे कि अरावली का जो विस्तार है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है। इसमें एक बड़ी विचित्र बात है, अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर, ऐसे नीचे से ऐसे विस्तार है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर क्या है, अरावली का विस्तार है। लेकिन हमें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका विस्तार किस तरीके से है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, देखने पे ऐसे प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका अरावली का विस्तार है। अरावली के बारे में एक दो बातें और मैं आपको बता देता हूं कि मानसून के अंदर वर्षा करवाने के अंदर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उससे पहले ये मरुस्थल को रोकती भी है। अरावली आपको पता है, इधर जो हमने बनाया था मरुस्थलीय प्रदेश, ये बीच का पार्ट है हमारे राजस्थान के नक्शे का, जो हमने अलग से बना लिया है। जो इस साइड में जो हमारा मरुस्थल है, वो मरुस्थल को इधर पूर्व दिशा में जाने से रोकती है हमारी अरावली का क्षेत्र। अरावली का क्षेत्र क्या करता है, मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये भी बात हो गई। अब बात करेंगे मानसून की। मानसून इसका हमने आपको नक्शे के अंदर बताया। अगर हम भारत की बात कर लें, चाहे राजस्थान की बात कर लें, अरब सागर और उसका जो उसकी स्थिति है वो सेम रहेगी, ठीक है। इस साइड में आपको पता क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड में क्या है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और यहां आ गई आपकी अरावली। ये अरावली आ गई मध्य के अंदर। अब जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं, वो क्या करती हैं, वो उठती हैं और आकर के अरावली से टकराती हैं। तो अरावली से टकराती हैं तो अरावली क्या कर देती है, उनको रोक देती है, और मानसूनी हवाओं से क्या कर देती, अच्छी खासी वर्षा हो जाती। कहां पर, अरावली के पूर्व दिशा में, अरावली के पूर्व वाले भाग में अरावली पर्वतमाला क्या करती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के द्वारा क्या करती है, अच्छी खासी वर्षा करवा देती है। लेकिन अरब सागर से जो मानसून आता है, यानी दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है, अरब सागरीय मानसून हवाओं के बिल्कुल ये समांतर में है। क्या है, समांतर में है। अरावली पर्वतमाला की जो श्रेणी है वो बिल्कुल समांतर में है, इसलिए वो वर्षा नहीं करवा पाती, जिसके कारण हमारा जो पूर्व का भाग है, जो पश्चिम का भाग है, जो मरुस्थलीय प्रदेश है, वहां पर इतनी वर्षा नहीं हो पाती, तो वो सूखे का सूखा रह जाता है। तो ये इसमें इधर डिसएडवांटेज है, इधर एडवांटेज है कि बिल्कुल जो बंगाल से जो हवाएं चलती हैं, बंगाल की खाड़ी से, उनको ये रोक करके राजस्थान के पूर्वी भाग के अंदर क्या करती है, अच्छी खासी वर्षा करवा देती है। ये अरावली का सुख है एक तरह से। ये बातें होगी मानसून से रिलेटेड, काफी अच्छी जो है आपका क्वेश्चन इस पर बनता है। अब फिर से आते हैं, तो वर्षा के अंदर क्या भूमिका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, खनिज पदार्थ यहाँ पे बहुत है अरावली क्षेत्र के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और अरावली से जुड़ी हुई जो चोटियां हैं, उस पर भी अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात करेंगे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली की। विस्तार हमने देख लिया। उत्तरी अरावली के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उत्तरी अरावली का जो औसत ऊंचाई है दोस्तों, यहां पे चोटियां हैं अलग अलग बनी हुई, तो यहां पे चोटियों की औसत ऊंचाई जो है दोस्तों 450 मीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि औसत ऊंचाई जो है कितनी है, 450 मीटर है। उत्तरी अरावली प्रदेश के अंदर चोटियों की जो औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है, जबकि सबसे ऊंची चोटी जो है उत्तरी अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ये भी आपको याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, रघुनाथगढ़, सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है रघुनाथगढ़ पहाड़ी जो है आपकी चोटी है वो सबसे ऊंची है, और इसकी ऊंचाई जो है वो दोस्तों 1055 मीटर है, सीकर के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है उत्तरी अरावली प्रदेश के अंदर। इतनी बातें हो गई, तो ये आपको बात याद रखनी। अब बात करेंगे थोड़ी सी मध्य अरावली
प्रदेश के बारे में, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है इसके बारे में बात करेंगे। मध्य अरावली प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो चोटियां हैं, ये जो चोटियां हैं इसकी औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, औसत ऊंचाई जो है वो है 700 मीटर। यानी यहाँ की जो चोटियां हैं उससे ज्यादा ऊंची चोटियां कहाँ हैं, मध्य अरावली प्रदेश के अंदर है। और इससे भी ज्यादा ऊंची चोटियां कहां पे हैं, दक्षिणी अरावली प्रदेश, जिसको हम विशेष इसका डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा पुट होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मध्य अरावली प्रदेश, इसमें औसत ऊंचाई कितनी है, 700 मीटर है। अगर यहां पे मैं घाटियों की बात करूं, घाटियां क्या होती दोस्तों, इस तरीके से जो बीच में ये वाली जो है, ये जो एरिया होता है चोटियों के बीच का जो एरिया है उसको हम घाटी बोलते हैं। घाटियों की औसत ऊंचाई जो है वो 550 मीटर है। तो घाटियों की औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो वो है 550 मीटर। ये जो एरिया है वो ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना है। यहाँ की जो चट्टानें हैं उनके प्रमुख रूप से क्या मिलता है, ग्रेनाइट से बनी हुई चट्टानें हैं, ग्रेनाइट से बनी हुई चट्टानें। तो ये विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा यहाँ की चट्टानों के अंदर क्या मिलता है, संगमरमर मिलता है, क्वार्टराइज मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है। ये तीनों प्रमुख रूप से मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर भाग ग्रेनाइट का मिलता है। ये बात होगी मध्य अरावली प्रदेश की, हमने बात कर ली। अब बात करेंगे हम दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंदर, क्योंकि सबसे ऊंचाई वाला जो चोटियां हैं वो इधर ही है, तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन काफी पुट करते हैं। तो बात करते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश की। कर रहे हैं अब दक्षिणी अरावली प्रदेश की, तो इस पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर काफी सारे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं क्योंकि राजस्थान की सबसे जो ऊंची चोटियां हैं वो इसी इलाके के अंदर पाई जाती हैं, दक्षिणी अरावली प्रदेश के बारे में पाई जाती है। उत्तरी अरावली प्रदेश जहां पर थोड़ी कम ऊंचाई की चोटियां हैं, औसत ऊंचाई जो हमने देखी थी 450 मीटर है, यहाँ पे जो है 700 मीटर तक पहुंच जाती है कहानी। और उसके बाद जो है यहां पर जैसे ही हम आते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश के बारे में, तो औसत ऊंचाई यहां पे 1000 मीटर है। कितनी है दोस्तों, 1000 मीटर। यहां की पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर है। और यहां पर जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है गुरु शिखर से। गुरु शिखर क्या है, गुरु शिखर पर्वत जो है, गुरु शिखर जो चोटी है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो है दोस्तों 1722 मीटर है। 1722 मीटर है गुरु शिखर की। अगर मैं फुट के अंदर बात करूं तो फुट है दोस्तों 5650 फुट, 5650 फीट की ऊंचाई है, 1722 मीटर। गुरु शिखर जो कि क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, कौन से भाग में पाई जाती है, दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इससे जो गुरु शिखर है इसको कुछ संज्ञा दी गई है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि बैथालिक, इसको क्या बोला जाता है, बैथालिक, ऋषियों का पर्वत बोला जाता है, गुरु शिखर बोला जाता है, इंसेलबर्ग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग। तो सीधा सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से बना हुआ है कि बैथालिक और इंसेलबर्ग दोनों में से एक भी देकर के पूछा इसका संबंध किस चोटी से है, तो गुरु शिखर चोटी से। ये इसको संज्ञा दी गई है। तो ये क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है किसको, गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, 5650 फुट इसको अगर फुट के अंदर नापते हैं। कई जगह आपको कुछ बुक्स के अंदर 1727 मीटर भी मिल सकता है, लेकिन वो सही नहीं है। सही ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। अब ये 1727 का आंकड़ा कैसे आया उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो गुरु शिखर पर्वत है, जो गुरु शिखर जो चोटी है, उस पर ऊपर की साइड में 5 मीटर का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मंदिर। तो जो पर्वत की ऊंचाई तो कितनी है, 1722 मीटर है। तो 5 मीटर इसको ये साथ में ऐड करके 1727 मीटर कई कई जगह आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, ऑप्शन के अंदर अगर 1722 मीटर दिख ही नहीं रहा कहीं पे, केवल 1727 का आंकड़ा है, तो आप 1727 पर टिक कर सकते हैं। लेकिन 1722 मीटर इस पर्वत की ऊंचाई है, इस चोटी की ऊंचाई है गुरु शिखर। 5 मीटर का इस पर क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और मंदिर किसका बना हुआ है, दत्तात्रेय ऋषि का, दत्तात्रेय ऋषि जी का मंदिर बना हुआ है 5 मीटर। तो इस तरीके से ये 1727 मीटर गिनते हैं। और इसके नीचे, बिल्कुल नीचे कौन सा नगर बसा हुआ है, माउंट आबू। गुरु शिखर के नीचे कौन सा नगर है, माउंट आबू बसा हुआ। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस एरिया के अंदर ही क्या है, जयसमंद झील है, जो आपको हमने बताई थी सबसे बड़ी
मीठे पानी की कृत्रिम झील है, जयसमंद झील है। और सबसे ऊंची चोटियां जो है इसी एरिया के अंदर मिलती हैं, दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंदर। ये बातें हो गई। और अधिकतम वर्षा भी इसी क्षेत्र के अंदर होती है, अरावली प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं तो। इसके अलावा कुछ और चोटियां हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉप की जो चोटियां हैं जिनकी लंबाई समेत मैं कुछ यहां पे लिख देता हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, शेर है यहां पे, जिसकी जो ऊंचाई है 1597 मीटर है। इसके अलावा यहां पे एक अचलगढ़ नाम की पहाड़ी है, जो सॉरी पर्वत चोटी है, अचलगढ़, 1380 मीटर की ऊंचाई है। देलवाड़ा है यहां पे, देलवाड़ा 1442 मीटर की ऊंचाई है। आबू की अगर मैं बात करूं, आबू पर्वत, इसकी ऊंचाई है 1295 मीटर। ऋषिकेश पर्वत है यहां पे, ऋषिकेश, उसकी 1017 मीटर है। तो ये कुछ आंकड़े आपको याद रखने हैं। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉप 5 चोटियां का क्रम में अब जो उनको लगाएं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉप 5-6 जो चोटियां हैं वो इनमें से ही आती हैं। सबसे जो टॉप की है वो गुरु शिखर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो गुरु शिखर के बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में, उसकी क्या क्या संज्ञा दी गई है, ये मेन चीजें है। औसत ऊंचाई हमने देख ली दक्षिणी अरावली प्रदेश की, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। सबसे ऊंचा नगर यहाँ पे है जो माउंट आबू है। जो सबसे नीचा नगर है वो हमने देख लिया कि ऊपर की साइड में है, इस साइड में। वो कौन सा है, अजमेर के पास में पुष्कर नगर है, वहां पे है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, इस तरीके से अरावली क्षेत्र के अंदर, तो जो चोटियों की ऊंचाई है वो लगातार क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इस तरीके से अगर बढ़ेंगे नीचे से ऊपर की ओर तो क्या जाएगी, घटती जाएगी। तो आपको थोड़ा ओवरऑल आइडिया रखना है कि सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस एरिया के अंदर हैं, सबसे नीची चोटियां किस एरिया के अंदर है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। तो दोस्तों ये बात हो गई, हमने अरावली प्रदेश जो हमारा दूसरे नंबर का भौतिक प्रदेश है उसको हमने कवर कर लिया। दो ही मेन इसके थे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको हम पहली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अभी दूसरी वीडियो के अंदर हमने अरावली प्रदेश को विस्तार से हमने चर्चा कर चुके हैं इस पर। अब अगली वीडियो जो थर्ड पार्ट बनने वाला, उसके अंदर दोनों जो आपका पठारी प्रदेश है और पूर्वी मैदानी जो है एरिया है, वो जो दो भाग रह गए उसके अंदर कवर हो जाएंगे। उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मेन ये दो के अंदर आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो जल्दी ही लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।